चलो लेट अस बिगिन नाउ। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायोमोलिक्यूल्स को बायोमोलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है या ऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर फाउंड इन लिविंग टिश्यूज। हमारी बॉडीज में, एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एंड दे आर फाउंड इन लिविंग बीइंग्स। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, तो अब इसमें जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन होते हैं लिविंग सिस्टम्स के अंदर, लिविंग सिस्टम्स को बनाते हैं, उसके बहुत एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए इनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? उनके पास पोटेंसी है, वो लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डोसिस होते हैं, एल्डोसिस जब एल्डिहाइड की फॉर्म में और कीटोन्स की फॉर्म में, मतलब CHO is एल्डोसिस एंड C डबल बॉन्ड O is कीटोसिस। ठीक है, एल्डोसिस कीटोसिस हम दोनों देखेंगे। These are compounds which on hydrolysis give these units. Okay, so जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो वो क्या देंगे? ये एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की यूनिट देंगे, राइट? हाइड्रोलिसिस इज यू आर एडिंग वाटर एंड लाइसिस हो रहा है, मतलब वो मॉलिक्यूल टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेरम का मतलब होता है शुगर। सो सिंस दीज आर शुगर कंटेनिंग सब्सटेंसेस वी कॉल देम सैकेराइड्स आल्सो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस के टूवर्ड्स इनका बिहेवियर कैसा है, व्हाट इज द टेंडेंसी विच दे फॉलो। ओके, एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। वी हैव मोनोसैकेराइड्स। ओके, मोनो मतलब सिंगल, राइट? शुगर यूनिट। तो मोनोसैकेराइड्स को हम और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस, मतलब अगर तुम डाइसैकेराइड करोगे, उनका हाइड्रोलिसिस करोगे, पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करोगे, तो तुमको इनकी यूनिट्स मिलेंगे अलग अलग। लेकिन इनको फर्दर करोगे तो इससे छोटा क्या मिलेगा? जैसे प्रोटीन्स अगर ब्रेकडाउन होते हैं, बायो में पढ़ा होगा आपने, then they will give you amino acids. Okay, but here it is not a possibility, right? Because amino acids से छोटा बहुत क्या देंगे? That is the functional unit. So similarly, इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। आपने किया भी तो क्या आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इससे ज्यादा वो छूटे और टूट नहीं सकते, ब्रेक नहीं हो सकते फर्दर। ठीक, मोनोसैकेराइड्स का फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इनको हम टेट्रोसिस बोलते हैं, पेंटोसिस बोलते हैं, मतलब 5, हेक्सोसिस मतलब 6। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे हैव। ठीक, सो these are also called as homopolysaccharides. Homo मतलब same unit repeat हो रही बार बार, and then they have this, these are called as polysaccharides, homopolysaccharides जब repeat होती है। तो इसमें होते हैं तुम्हारे एडोटेट्रोसिस, ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। टेट्रोसिस मतलब 4 यूनिट, तो इससे एग्जाम्पल एरिथ्रोस, थ्रियोस, और देन यू हैव एडोपेंटोसिस 5, जाइलोस, राइबोस। एडोहेक्सोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ग्लूकोस और गैलेक्टोस। कीटोहेक्सोसिस, फ्रक्टोसिस कीटो वाला है ना, फ्रक्टोज में क्या है? कीटो यूनिट है। जब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो शायद ज्यादा समझ आएगा। ठीक, सो वी हैव रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसमें कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है रिड्यूसिंग शुगर में, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। सो रिड्यूसिंग शुगर इज जब आप उसमें उसकी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग की, ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज मतलब वो नहीं रिड्यूस करेगी। तुम फेनिंग सोल्यूशन डालो, तुम टॉलरेंस रिएजेंट डालो, नॉन रिड्यूसिंग उसको रिड्यूस नहीं करेंगे। पर रिड्यूसिंग शुगर अगर तुम डालोगे तो वो फेलिंग्स को, टॉलरेंस को रिड्यूस करती है। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और टॉलन का रिडक्शन कर दे, उनको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। सारे मोनोसैकेराइड्स आपके और डाइसैकेराइड्स, एक्सेप्शन याद रखना पूछा जाता है, सुक्रोज जो है वो नहीं करता, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और इसके बीच और ग्लूकोज के बीच पता लगाने का डिस्टिंक्टिव टेस्ट भी यही है कि एक रिड्यूस करता है और एक नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, सो विच डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स।
ठीक है, जैसे आपका सुक्रोज हो गया या पॉलीसैकेराइड स्टार्च वगैरह। ठीक, तो शुगर्स और नॉन शुगर्स ये भी होते हैं, तो उनका टेस्ट कैसा है उसके बिहाफ पे हम उन्हें शुगर्स बोलते हैं, नॉन शुगर बोलते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स हो गए या ऑलिगोसैकेराइड्स हो गए जिनका स्वीट टेस्ट है, उन सबको हम शुगर बोलते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, आपकी सेलुलोज वगैरह, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन शुगर्स। दे डोंट इवन हैव अ स्वीट टेस्ट। ओके, सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू अबाउट तुम्हारा शुगर। अभी मैं रिएक्शंस पे नहीं जा रही हूँ। आई विल ओपन माय नोटपैड एंड टेल यू ऑल दिस इन डिटेल। आई एम नॉट गोइंग टू द रिएक्शंस, तो लास्ट में आएंगे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं स्ट्रक्चर। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप आराम से बना लोगे। स्ट्रक्चर देखते हैं ऑफ ग्लूकोज। जब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या कर लो, एक ऐसे लाइन बना लेंगे। ओपन चेन मैं बता रही हूँ, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या करो, आपको पता है ग्लूकोज क्या है, एल्डोसिस है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वहां पे, एल्डोसिस, इट इज एल्डोसिस। तो CHO ग्रुप तो लगना ही, एल्डोसिस एल्डिहाइड है। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 लाइन बना लो। ठीक है, यहाँ पे OH। अभी मैं डिफरेंस भी बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। ठीक है, OH और ये रहा CH2OH। ठीक, अब ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा ग्लूकोज है। ये है आपका डी ग्लूकोज। सबसे ज्यादा यूज यही किया जाता है, डी। ठीक है, डी इज योर, आई मीन इसमें आपका होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, दैट आई विल टॉक अबाउट लेटर। अभी के लिए देखो दूसरा स्ट्रक्चर देखना यहाँ पे। अब मैं आपको समझा देती हूँ फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, CH2OH सेम टू सेम 6 है, हेक्सोसेंस है दोनों के दोनों। ठीक है, 6 हो रहेंगे, तो CH2OH। उसके बाद इसमें भी क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे होता है इसमें C डबल बॉन्ड O, एक्चुअली इट इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये क्या है आपका कीटोसिस है। दिस इज एल्डोसिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कीटोसिस, मतलब इसमें कीटोनिक ग्रुप जरूर होगा, एंड कीटोन हैज C डबल बॉन्ड O, राइट। तो C डबल बॉन्ड O आपको दिखेगा। उसके बाद सेम, ठीक है, यहाँ पे लिख लो HOH HOH HOH। ठीक, और ये रहा CH2OH। ठीक, तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे एक अलग सा डिमार्केटिंग फीचर कि इट विल हैव C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन इट बिकॉज इट इज अ कीटोसिस। सो कीटोसिस जो होगा उसमें C डबल बॉन्ड O होगा, एल्डोसिस में क्या होगा, CHO होगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आना चाहिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ड्रॉ इट वंस सो दैट थोड़ा सा इम्प्रिंट हो जाए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का भी पूछ लेते हैं। इसके बाद आई टेल यू हाउ डज L ग्लूकोज लुक लाइक। We'll talk about L glucose also. Please draw this. Done? Okay. चलो एक स्ट्रक्चर और देखेंगे। फ्रक्टोज में इरेज कर रही हूं यहां से बेटा। आई विल बी ड्रॉइंग L ग्लूकोज। और इससे मैं होमवर्क भी दूंगी। दिस इज कॉल्ड एज L ग्लूकोज। इसे हम क्या बोलते हैं, L ग्लूकोज। स्ट्रक्चर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको दिख रहा होगा। हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ग्लूकोज को, लेट अस सी।
उस स्टार्च से बनाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, ठीक है। पहला तरीका है इसे बनाने का सबसे आसान और सुविधाजनक, फ्रॉम सुक्रोज। केन शुगर पता है ना, केन शुगर इज सुक्रोज, उससे आप इसको डायरेक्टली बना सकते हो। कैसे, चलो लिखो स्ट्रक्चर। C12H22 O11 प्लस पानी, हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, H प्लस आयन, it will give you C6H12O6 that is glucose, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अगेन सेम, C6H12O6 फ्रक्टोज। मतलब केन शुगर जब टूटेगा, दिस इज सुक्रोज बेसिकली, सो ये जब ब्रेक होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये ग्लूकोज भी देगा और ये फ्रक्टोज भी देगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। दिस इज देयर इन द सेलुलोज प्रिपरेशन। चलो दूसरा तरीका है, स्टार्च से बना सकते हैं इसको, ठीक है। स्टार्च पता नहीं अपने को कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो लिख लो ऐसे ही एक जनरल फॉर्मूला, C6H10O5N। N मतलब इट कुड बी एनी नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स, कुछ फिक्स्ड नहीं है, कुड बी 10, 20, 30, 40 एनी नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स। N प्लस NH2O, ये भी नहीं पता भाई, जितना N होगा उतना ही पानी भी डालना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस करने के लिए। एंड इट इज गोइंग टू गिव यू, और इट इज गोइंग टू गिव यू H प्लस आयन चाहिए। प्रेशर का एक यहाँ पे याद रखना, 393 केल्विन टेम्परेचर है और 2 से 3 बार का प्रेशर है, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, NC6H12O6। दिस इज स्टार्च। इसमें टेम्परेचर प्रेशर इंपॉर्टेंट है। अभी रिएक्शंस देखेंगे ग्लूकोज की, क्या क्या रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के पास क्या है, कैल्डिहाइड्रिक ग्रुप है, हमने देखा था CHO ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है CH2 ने बनाया था। एंड ये रिएक्शंस कौन सी देता है, लेट अस चेक। पहली रिएक्शन है ग्लूकोज ऑन एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन करवाओगे उसका आप, तो क्या देगा, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ऑफ कोर्स। ये क्या देगा, एक पेंटा एसिटेट देगा। क्या देगा, you will get penta-acetyl glucose, very very important reaction, and this confirms the presence of 5 hydroxyl group। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि how can you confirm the presence of 5 hydroxyl groups in glucose? So the reason is it gives with the acetic anhydride, it gives penta-acetyl glucose, which confirms the presence of 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन ग्लूकोज, फाइन। सो ग्लूकोज है, उसका रिएक्शन करवा दो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, आपको मिल जाता है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। ये देखो CH3CO यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, और एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, CH3COH, ठीक। ग्लूकोज का ये भी रिएक्शन बहुत पूछा जाता है, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ इसका रिएक्शन, टू गिव मोनोक्साइम। डायरेक्ट पूछते हैं कि अगर हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या देता है, मोनोक्साइम देता है। और एंड इट एड्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है, ग्लूकोज की HCN के साथ, तो तुम्हें क्या देगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन देगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। HCN के साथ रिएक्शन करवाई तो सेम सब कुछ है, देखो CHO की जगह यहाँ पे CHOH और यहाँ पे CN भी लग गया है, ठीक है। सो इट गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट दैट इज साइनोहाइड्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट। देन हाइड्रोक्सिलमीन के साथ NH2OH के साथ, देन इट गिव्स ग्लूकोज ऑक्साइम, यहाँ से पानी रिमूव होगा, H2O will be removed from here and you will get CH2OH, CHOH again O4, और CHO के साथ देखो क्या लग गया है, CH और ये NOH। तो बेसिकली इसका जो एक है तुम्हारा H2 और इसका OH, ये सब मिलके क्या बना लेते हैं, दे मेक वाटर। ये H2 और यहाँ से O, ये NH2OH में H2 एंड दिस वाला O, दिस इज रिमूव्ड एज वाटर, और CH के साथ जुड़ जाता है कौन आके, NOH, दिस NOH, एंड दिस गिव्स यू हाइड्रोक्सिल, इसके हाइड्रोक्सिलमीन के साथ इट गिव्स मोनोक्साइम, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोसोक्साइम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, दोनों पूछी जाती है। ग्लूकोज जो है ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसका नाम है टॉलरेंस रिएजेंट जिसको हम कहते हैं, बट दैट इज बेसिकली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और इसको रिड्यूस करके क्या देता है, मेटालिक सिल्वर एंड फेलिंग सॉल्यूशन या पेरेंटिक सॉल्यूशन
और आई मीन इट ऑल्सो reduces filling solution also, Benedict solution also, एंड ये देता है रेडिश ब्राउन क्यूपरस ऑक्साइड। ये शायद रिएक्शन आपने करी होगी ग्रेड 11th में, आई बिलीव करनी तो ये करवाते हैं यूजुअली, नहीं की तो शायद करवाया अभी, बट इट प्रोड्यूसेस दैट। ओके, टॉलरेंस रिएजेंट देगा, उसमें सिल्वर कलर का मिरर आ जाता है, सिल्वर मिरर, एंड फिलिंग सॉल्यूशन बेंडिक भी रिड्यूस करता है टू ब्राउन क्यूपरस ऑक्साइड। अब देखो वो रिड्यूस करेगा, यानी खुद क्या हो रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। भाई जब भी कोई भी सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, दूसरे का रिडक्शन कराता है, बट खुद एट द सेम टाइम ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, करेक्ट। सो इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्या बताता है, ये रिएक्शन प्रेजेंस बताता है एल्डिहाइडिक ग्रुप की। अगर कीटो ग्रुप होता तो नहीं देता, सुक्रोज के साथ ये रिएक्शन नहीं मिलती, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, वो आगे बढ़ेंगे वो उसको भी। देन वो खुद का ये पूछ सकते हैं कि जब वो करवाता है उनका रिडक्शन तो खुद किस में कन्वर्ट होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर इसका रिएक्शन करवाया तुमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर हो गया, तो फिर से ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड में, माइल्ड के साथ। ठीक है, उसकी रिएक्शन में लिख देती हूँ, इसकी अगर हमने रिएक्शन करवाई विद ब्रोमीन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्रोमीन वाटर, नाइट्रिक एसिड के साथ वाली रिएक्शन अभी आएगी, तो क्या दे देगा ये तुमको, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला राइट, ठीक, COOH, CHOH शारबार और CH2। चलो अब देखेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब ये देता है सैकरिक एसिड। ये क्या बताता है, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप की। ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, OH ग्रुप इज प्रेजेंट, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा, सैकरिक एसिड में। देखो यहाँ पे क्या है, आपका ग्लूकोज है, जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं अपने को मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, जो हमने अभी देख लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, COOH, यहाँ पे भी खाली ये वाला जो ग्रुप है CHOH 4 टाइम्स ये रह जाएगा, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया एसिड में, और ये जो था ना CHO, इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया एसिड में। सो दिस इज कॉल्ड एज सैकरिक एसिड। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो खाली उसने ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड का, ये COH में चेंज हो गया, बाकी CH2OH में कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, लेकिन जब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो CH2OH का भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, और जो CHO ग्रुप था उसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, दैट टाइम यू गेट सैकरिक एसिड। ठीक, मैं स्ट्रक्चर तो आप दिखाऊंगी ही नहीं। अब प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग अगर हमने ग्लूकोज की HI के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो क्या मिलेगा, एनहेक्सेन मिलता है अपने को, एक क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम्स, एंड इट ऑल्सो सजेस्ट कि जो एटम्स हैं दे आर लिंक्ड लीनियरली इन अ लीनियर फैशन। लेकिन इस पे बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे लोगों के अपने अपने आउटपुट्स आए। सो स्टिल सम पीपल बिलीव कि जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन है साइक्लिक वाला वो सही स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। सम पीपल स्टिल बिलीव कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, बिकॉज अगर स्ट्रेट चेन होगा तभी वो ये वाली रिएक्शन देगा। ग्लूकोज को अगर आप हीट करोगे HI के साथ तो आपको क्या मिल जाता है, हेक्सेन मिल जाता है, और हेक्सेन जो मिलता है वो लीनियर एकदम स्ट्रेट चेन, देखो एनहेक्सेन, राइट। सो यहाँ पे ये रिएक्शन बताती है कि जो 6 एटम्स हैं दे आर लिंक्ड इन अ लीनियर फैशन इन ग्लूकोज। तो ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि विच रिएक्शन या यूजिंग विच रिएजेंट विल यू प्रूव दैट द 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर लिंक्ड linearly. So we can use this reaction wherein we can use HI and and using that we'll be getting N-hexane. ठीक है, अब ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया था हॉवर्थ और हर्स ने। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लूकोज जो है लीनियर फैशन में रहता है, तभी वो अल्केन वाली रिएक्शन देता था जो कल हमने देखी थी,
बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो ज्यादा वेल एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का. लेट अस क्विकली सी दैट. उसमें हार्वर्ड प्रोजेक्शंस होते हैं. सो ये रहा आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज या डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी ग्लूकोज. बहुत माइनर सा डिफरेंस है अगर आप देखोगे. कैसे, अगर यहाँ पे आप फर्स्ट ये लेके चल रहे हो कि फर्स्ट कार्बन इधर लगा होगा, तो आप देखो यहाँ पे क्या है H है और इधर क्या है OH ग्रुप है. फर्स्ट कार्बन की बात करें जो फर्स्ट ये लगा रही थे. सेकेंड में अगेन H है OH है, देन थर्ड में OH है, इधर H है, राइट. उसके बाद CH2OH है और यहाँ पे कार्बन है और H है एंड OH है, राइट. लेकिन जो बीटा वर्जन है, बीटा डी ग्लूकोज, वहां पे देखो जो फर्स्ट कार्बन है उसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ, उसमें इधर लगा हुआ है OH और इधर H है, राइट. ओनली द ओनली डिफरेंस बिटवीन ये अल्फा और बीटा में क्या है कि आपका जो प्लेसमेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और H का वो वेरी करता है, वो चेंज रहता है, राइट. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कई बार ड्रॉ करने को आ सकता है, आइडेंटिफाई करने को आ सकता है अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा है. याद रखना हमेशा अल्फा में क्या होता है, हमेशा H ऊपर रहेगा फर्स्ट कार्बन पे और बीटा में क्या ऊपर रहेगा OH. अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स एज इट इज. कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे. ठीक, इतनी बात समझ आ रही है उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में. अब इसमें तुम अगर देखोगे तो क्या है, यहाँ पे कौन सी रिंग है ये, एंड हियर इफ यू सी यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रिंग्स काइंड ऑफ, काइंड ऑफ रिंग विच यू सी हियर. D and L refer to its configuration. Okay. And what is that configuration? I told you D और L अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ना तो आपको कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से समझ आएगा, आपको स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ आएगा. दैट इज वाई कल मैंने स्पेसिफिकली वो होमवर्क दिया था कि फाइंड आउट करना. इट वुड हार्डली टेक 2 मिनट्स. देखो थोड़े इनपुट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे. ऐसा नहीं मैं सब कुछ प्री कुक्ड दे दूंगी एंड स्पून फीडिंग. इट डजंट इवन लुक नाइस यार. साइंस में थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाओ तो आपको भी ज्यादा मजा आएगा. यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग थिंग्स मोर. ठीक है. सो बहुत छोटा सा होमवर्क था. अगर आप करते तो 5 मिनट लगते हैं, बस ज्यादा नहीं लगते डेफिनेटली. आज जरूर से मुझे ग्रुप पे भेजना आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, या व्हाट डज डी एंड एल स्टैंड फॉर इन डी एंड एल ग्लूकोज, राइट. प्लीज लेट मी नो. रिंग स्ट्रक्चर जो है आपको बनाने की अभी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूजुअली नहीं आता पूछने को, पूछते हैं, बट स्टिल दिस इज समथिंग यू शुड बी नोइंग. यहाँ पे ध्यान से देखा, इधर ऑक्सीजन लगा होता है, जो आपकी 6 उसकी रिंग है, मतलब जो हेक्सागोनल रिंग है वहां पे एक ऑक्सीजन इधर लगा होगा. मगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. लेट अस सी. फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर. मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे 4 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा. देयर वुड बी 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. और आपके जो इसमें था क्या बोलते हैं ग्लूकोज में, यू हैड 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, राइट. चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, देन अगेन आपका कार्बन का नंबरिंग, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ. 5 जगह कार्बन है जो ये आपके एजेस हैं ये. ठीक है. अब वहां पे क्या है, कार्बन एक तरफ है आपका CH2OH और ये रहा OH. ये फर्स्ट कार्बन इसको माना है. देन यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. यहाँ पे ये देखो, ये सेकंड कार्बन इधर होगा रिंग में. उसके बाद थर्ड कार्बन ये है जहां पे H और OH लगा है. फोर्थ में अगेन HOH है. फिफ्थ में CH2OH और H है. यहाँ पे O है. आपको पता है कि ये जो फ्रक्टोज इट इज अ कीटोसिस, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, C और O के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा, हमेशा कीटोनिक स्ट्रक्चर होगा रिंग का. एंड इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, यही मेजर डिफरेंस है आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में. ठीक है. अब ये क्या है, ये देखो, इसमें भी सेम है अल्फा, ये D माइनस, ये अल्फा बीटा D माइनस. ये क्या है, फ्रक्टोफ्यूरानोस है. और ये भी क्या है, बट यहाँ पे बस अगेन सेम शिफ्ट हुआ है जो आपके उसमें था कि वहां पे क्या था, अपना ग्लूकोज को अगर याद करो तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जो अल्फा है उधर H ऊपर होगा, OH नीचे होगा कार्बन के. और यहाँ पे क्या है, देखो CH2OH जो कार्बन है वो ऊपर है, OH नीचे है. इन टर्म्स ऑफ मैं टॉक अबाउट बीटा, बीटा में क्या हुआ है कि जो OH है आपका OH ग्रुप दैट इज ऊपर, एंड जो कार्बन है उसकी पोजीशन, जो सेकंड कार्बन है फर्स्ट इधर नीचे आ गया है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज ऑल्सो. अब क्वेश्चन आता है, फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस
bromine water. Why do you think? And this is a very important test. It is a demarcating test, differentiating test between ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अगर आपको दोनों दे दिए जाए, आपको बोला जाए कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, सो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप करोगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट. व्हाई डू यू थिंक विल फ्रक्टोज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एपिमर्स क्या होते हैं? बस जस्ट फॉर योर नॉलेज यू शुड बी नोइंग. मोनोसैकेराइड्स जो है ना, जो मोनोसैकेराइड्स जिनका कॉन्फिगरेशन में डिफरिंग इन कॉन्फिगरेशन एट अ कार्बन एटम अदर देन एनोमरिक कार्बन. व्हाट इज एनोमरिक कार्बन? आई होप दैट यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज एनोमरिक कार्बन. पता है आपको? दे आर कॉल्ड एज एपिमर्स. जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? एपिमर्स है. दे डिफर एट दे डिफर इन कॉन्फिगरेशन एट C4. जो चौथे कार्बन है वहां पर कॉन्फिगरेशन अलग हो जाता है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एपिमर्स, राइट. टॉकिंग अबाउट सुक्रोज. सुक्रोज को बोला जाता है केन शुगर, राइट. सुक्रोज इज केन शुगर. नाउ सुक्रोज जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या है? दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं, ठीक है. ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ के मिलकर बनाते हैं सुक्रोज. इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है. एंड इट हैज अ केमिकल फॉर्मूला, वो आपको पता होना चाहिए, C12H22O11, ठीक है. सो सुक्रोज को हम बोलते हैं टेबल शुगर या इसको केन शुगर भी बोला जाता है. जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ये कनेक्टेड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे भी क्वेश्चन आता है. व्हाट इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? सो व्हाट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? इसमें क्या होता है? दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं और उसे हम कहते हैं क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है. ना सुक्रोज जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, इट हैज अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल जस्ट लाइक सल्फर का होता है और क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर है. एंड इसका जो टेस्ट है काफी स्वीट होता है. दिस ऑल्सो यू नो. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज ये नहीं आएगा ड्रॉ करने के लिए आपको, बट दिस यू शुड बी नोइंग. अब देखो यहाँ पे जो ये OH था, ठीक है, ये वाले O और H के बीच और इसके CH2OH के बीच जो ये लिंकेज है ना, जो ये बॉन्ड है ना, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट कनेक्ट्स द टू कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दिस इलस्ट्रेशन. दैट ऑफ कोर्स यू कैन सी कि कैसे कनेक्टेड है ये यहाँ पे. एंड देयर आर नो एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, नहीं होते वो. इट कैन देयरफॉर बी क्लासिफाइड एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता ही नहीं है. फेलिंग्स टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करता है, सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है. थोड़ी बात और कर लेते हैं सेलुलोज और स्टार्च की. दिस नोट्स आई एम नॉट सेंड, नोबडी इवन रिमाइंडेड मी. पॉलीसैकेराइड्स देख लेते हैं. चलो वील प्रोसीड देन इन दैट केस. टॉकिंग अबाउट पॉलीसैकेराइड्स. अब देखो मोनो जो थे आपके सिंगल यूनिट्स था, यू कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर, राइट. डाइसैकेराइड्स में दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ रहे थे. पॉलीसैकेराइड्स की बात की जाए अगर, तो ये पॉलीमर्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है. मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़ जाते हैं, एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, एंड दैट गिव्स राइज टू पॉलीसैकेराइड, ठीक है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन. काफी ज्यादा कॉमन है ये तीनों. स्टार्च किसका पॉलीमर है? स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ए ग्लूकोज एंड मेजर रिजर्व ऑफ फूड इन प्लांट्स. ये आपको पता होगा कि जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है, बिकॉज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज ओनली, ठीक है. It turns blue with iodine, of course. It is a type of, मतलब ये जैसे अपना स्टार्च टेस्ट हम करते हैं तो सेलुलोज also turns blue with iodine. It is a mixture of two components. दो components होते हैं स्टार्च के, सॉरी सेलुलोज के. स्टार्च की अमाइलोस होता है जो कि अनब्रांच्ड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है, और अमाइलोपेक्टिन होता है, राइट. सो दीज आर द टू सब्सटेंसेस व्हिच मेक अप स्टार्च, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन. बहुत कॉमन है, पूछा ये शायद कॉमेंट में पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में. स्टार्च आपको मिलता है पोटेटोज में. आपने शायद ये टेस्ट किया ग्रेड 6-7 में, आयोडीन के साथ करते हैं स्टार्च टेस्ट, राइट. So you put iodine and then it gives a blue black color, if you remember.
कमिंग टू सेलुलोज, अगेन ये आपके सेलुलोज जो है सेल वॉल में आपके प्लांट के मिलता है। आपने ये पढ़ा होगा ग्रेड 7 में, जब आपने पढ़ा होगा र्यूमिनेंट्स के बारे कि देयर फूड इज डाइजेस्टेड, यू नो दे कैन डाइजेस्ट प्लांट्स बिकॉज दे हैव सेलुलेज। अगर हम सेलुलोज ज्यादा खाएंगे ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट इट बिकॉज वी डोंट हैव एनी बैक्टीरिया और एनी एंजाइम दैट कैन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो अपने को नहीं खाना है ज्यादा सेलुलोज, रफेज का काम करता है, अच्छा है, खाना चाहिए। So it is again a polysaccharide of plants. It is an important food source for some animals. Of course, जो ruminants हैं आपके cow, goat and all, they consume cellulose. और ये किसका पॉलीमर है? डी बीटा तुम्हारा ग्लूकोज, जो बीटा ग्लूकोज हमने देखा था जहाँ OH ऊपर था, नीचे था रिंग में। सो चीफ सोर्स ऑफ सेलुलोज क्या है? वुड होगा, ठीक है। देन यू ऑल लीव्स कंटेन सेलुलोज, ऑल प्लांट्स कंटेन सेलुलोज, राइट। सेलुलोज का यूजेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सेलुलोज को, ठीक है। सेलुलोज को हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ और वो एक सिल्की सा लस्टर दे देता है, दैट इज कॉल्ड मर्सराइज्ड कॉटन। उसके बाद गन कॉटन भी क्या होता है? नाइट्रेटेड सेलुलोज होता है, पूछा नहीं जाएगा ये, ठीक है। देन यू हैव सेलुलोज एसिटेट, इसको रेयन बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। सेलुलोज xanthate होता है, इसमें अगेन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट करते हैं एंड वी गेट विस्कोस। विस्कोस एक मटेरियल है जो आजकल काफी इन ट्रेंड में है, विस्कोस लाइक रेयन, ठीक। सो दिस कैन बी आस्क्ड, डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हमेशा पूछा जाता है। मैंने आपको बताया विद एग्जांपल्स, यू शुड बी नोइंग कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक। सो अब बात करेंगे प्रोटीन्स की, ठीक है, या अमीनो एसिड्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स भी, प्रोटीन्स भी अपनी बॉडी में, दे आर कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके बनाते हैं क्या? प्रोटीन्स बनाते हैं, वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। सो इसमें क्या पूछा जाएगा? बॉन्ड पूछा जाएगा, बताती हूँ, ठीक है। आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है अमीनो एसिड्स का? एक अमीनो ग्रुप होता है NH2, ठीक है, एक तुम्हारा एसिड होता है, अमीनो ग्रुप और एसिड, तो अमीनो एसिड्स, ठीक है, NH2 और COOH जरूर होगा। So this is a general formula for any amino acid. R could be H, it could be an alkyl group, it could also be an aryl group, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खाली एक ये पूछा जाता है एक्सेप्शन में, सारे के सारे जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है? दे विल ऑलवेज रोटेट लाइट इन सम ऑफ द डायरेक्शन। तो उसका लेफ्ट में रोटेट करें, उसका राइट में रोटेट करें, लेकिन रोटेट जरूर करेंगे। खाली ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके अलावा सारे एक्टिव है, ठीक। अब देखते हैं अमीनो एसिड्स जो पोजीशन है अमीनो ग्रुप का और COH ग्रुप का, उसके बिहार पे विल सी कि कितने कितने कैसे अमीनो एसिड्स होते हैं। सो यू हैव अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन है ये, एंड दिस इज क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द पोजीशनिंग ऑफ NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप, ठीक। उसके बाद न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जिनमें एक NH2 होगा, एक COH होगा, मतलब कि उसमें एक एसिडिक पार्ट होगा, एक बेसिक पार्ट होगा, तो दे आर न्यूट्रल, ठीक। जैसे कि तुम्हारा ग्लाइसिन। एसिडिक मतलब जिनमें NH2 कम है, जो तुम्हारा अमीनो ग्रुप है, विच इज ऑफ कोर्स बेसिक इन नेचर, और COH ग्रुप ज्यादा है, विच इज एसिडिक इन नेचर, तो वो क्या हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे। बेसिक में क्या हो जाएगा? इसमें दो या दो से ज्यादा NH2 ग्रुप होंगे और खाली एक COH ग्रुप होगा, तो दैट इज अगेन एग्जाम्पल इज लाइसिन, ठीक। सो देन यू हैव अस्पार्टिक एसिड। So there are various, acids based upon the number of NH2 group and COH group present in them. Amino group कितने हैं और acidic group कितने हैं, इसके behalf पे we have neutral, we have basic and we have acidic amino acids, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होता है? एसेंशियल वो जो आपको बाहर से लेना पड़े, आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। नॉन एसेंशियल वो जो तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस करे, तुमको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। सो ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज 10 अमीनो एसिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दीज आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल, मतलब जो आसानी से मिल जाए वो जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। जो डिफिकल्टी से मिले वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो द रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी एंड आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल, ठीक। अरे सॉरी, उनको बोलते हैं एसेंशियल। सो वी ऑफ कोर्स हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। फिनाइलएलानीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये सारे के सारे एसेंशियल हैं।
ठीक है, पूछा नहीं जाएगा डायरेक्टली, तुमसे पता होना चाहिए बस। चलो अब देखते हैं अल्फा बीटा अमीनो एसिड्स क्या क्या है। अल्फा अमीनो एसिड में अगर तुम यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या है, जो अमीनो ग्रुप है इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसमें क्या अमीनो ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सामने से देखो तो ऐसे। और डी दैट इज कॉल्ड एज एल अमीनो एसिड। डी में क्या है, जो तुम्हारा NH2 ग्रुप है इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, सो दैट इज कॉल्ड एज डी अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर एल अमीनो एसिड्स। जो नेचुरली बनते हैं वो बनते हैं कौन से, एल, मतलब जहां पे ये वाला जो ग्रुप है दैट वुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, NH2 ग्रुप, तो नेचुरली होते हैं। डी अमीनो एसिड्स अकर इन सम एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। ये जो है ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, यूजुअली बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, या हम इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी करवाते हैं, आई मीन दैट इज ऑफ कोर्स देयर। नाउ ये अभी छोड़ दो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आईएससी हर साल पूछता है इन सम और द अदर फॉर्म। So this again has a high probability of being asked in the exam. What is a peptide linkage? What is a peptide bonding? You should be knowing that peptides क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ जाएं, when they join together, so that is called as a peptide linkage. Let us see. ये देखो डाइपेप्टाइड लिंकेज। अब क्या होता है यहाँ पे, ये देखो एक अमीनो एसिड दिया हुआ है आपको, ये COH ग्रुप है उसका एसिडिक ग्रुप, और ये दूसरा अमीनो एसिड दिया हुआ है, इसमें ये यहाँ पे देखो तुम्हारा अमीनो ग्रुप है और इसका ये एसिडिक ग्रुप है। होता क्या है, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, द एसिडिक ग्रुप एंड द अमीनो ग्रुप, देयर इज ऑलवेज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, -H2O आपको दिख रहा होगा, बिकॉज H2O इज removed in this process when the polypeptide linkage takes place या peptide bond takes place, occurs, कुछ भी बोलो। At that point of time यहाँ पे क्या होगा, ये देखो NH2CHR सेम C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां से तुम्हारा क्या चला गया, एक OH और एक H इससे ले लिया इन्होंने, ठीक है, H2O निकल गया बाहर, सो C डबल बॉन्ड O NH, ये NH एंड देन CHR COH। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, बेसिकली C डबल बॉन्ड O NH, दिस इज एक्चुअली योर पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, दो अमीनो एसिड्स जुड़े हैं, तो दैट इज अ डाइपेप्टाइड। और जो C डबल बॉन्ड O NH है इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और जो बॉन्ड होता है C और N के बीच, ये वाला बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ड्रॉ दिस, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, डेफिनेटली पूछा जाता है। अब देखो डाइपेप्टाइड मतलब क्या होता है, उसमें दो क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स, उसमें क्या होगा, डाइपेप्टाइड मतलब दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे होंगे, इट वुड बी हैविंग वन पेप्टाइड लिंकेज। ट्राइपेप्टाइड में क्या होगा, दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। सो पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी देयर इन अ पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे, ठीक है। सो कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। आपने सुना भी होगा आजकल जो फेयरनेस क्रीम आती है किसमें भैया पॉलीपेप्टाइड है, नथिंग बट अमीनो एसिड्स का लिंकेजेस, ठीक है। देन प्रोटीन्स, व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर नथिंग बट लीनियर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। भाई बहुत सारे अमीनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो उसमें आपको खाली अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस पता चलेगा कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस में लगे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पूछा नहीं जाता है वैसे, बहुत एग्जाम्पल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से बेसिस ऑफ फंक्शंस पे कितने तरीके के होते हैं। सो वील सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा एंड इट इज मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स या बीटा प्लेटेड शीट होंगी, जहां पे अल्काइल ग्रुप जो है छोटा सा होगा। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, बहुत सारा फोल्डिंग, सुपर इम्पोजिशन, ये इसका डायग्राम मैंने सेंड में भी वीडियो बहुत अच्छे से दिखाया है एक वेबसाइट पे। सो यू विल सी फोल्डिंग होगा, बहुत सारा सुपर इम्पोजिशन होगा पॉलीपेप्टाइड्स का, and they will form a compact globular shape, roundish kind of shape, okay, and that is termed as a tertiary structure, fine। तो इसके बाद आते हैं प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पे बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस के बेस पे यू हैव स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स,
जो कि क्या करते हैं यूजुअली हमारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ऑल योर टेंडन्स, लिगामेंट्स, दे ऑल हैव फाइब्रस प्रोटीन्स, ओके। देन यू हैव एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन योर बॉडी, सो दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। आपके डाइजेशन के कितने सारे रिएक्शंस हैं जो एंजाइमेटिक, आप बोल सकते हो एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है। सो यू हैव पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बहुत सारे। Hormones are also proteins. Example is insulin. Then you have contractile proteins like which are found in the muscles. जैसे myosin होता है आपका, actin होता है, या इतना डिटेल में नहीं आएगा, बायो स्टूडेंट्स के लिए है। You have antibodies, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं जो ब्लड, आपके ब्लड में होता है ना, आप बोलते हो हेमोग्लोबिन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ द ब्लड, हेम इज द आयरन पार्ट ऑफ द ब्लड, आरबीसी। ब्लड प्रोटीन भी होते हैं एल्ब्यूमिन्स, जैसे आपका हेमोग्लोबिन, फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन इज नथिंग बट इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ये पूछा जाएगा भैया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डीनेचुरेशन। डीनेचर होना मतलब अपना नेचर चेंज करना, बदल जाना, चेंज हो जाना, दैट इज टर्म्ड एज डीनेचुरेशन, ओके। सो डीनेचुरेशन में क्या होता है, अगर आपने प्रोटीन को बहुत ज्यादा हीट कर दिया, उसका पीएच चेंज कर दिया, एसिडिक साइड पे ले गए, बहुत ज्यादा अल्कलाइन साइड पे ले गए, द प्रोटीन पार्ट इज गोइंग टू एग्लोमरेट, वो कंडेंस हो जाएगा एक जगह पे, और हम उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। दूध में अगर आपने उसका पीएच चेंज किया, इफ यू एड दिस some sad thing to it, maybe lemon juice or whatsoever, what happens, या vinegar डाल दो तो प्रोटीन सारा कंडेंस हो जाता है ना, पनीर ऐसे ही बनाते हैं, राइट। सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एक्चुअली ऑल्टरिंग द पीएच, सो दैट इज टर्म्ड एज denaturation. If you heat it to a very great extent, then also the protein gets denatured, okay. So the process that changes the three-dimensional structure of native protein is called as denaturation. It can be caused by a change in pH, usually सबसे ज्यादा इसी से होता है। कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, उसको प्रेसिपिटेट करवा दो, हीटिंग कर दो, या उसमें बहुत सारा पानी डाल दो, अल्कोहल डाल दो, एसीटोन डाल दो, कोई सॉल्वेंट ऐड कर दो, बेसिकली दैट कॉजेज डीनेचुरेशन, ठीक। इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं डीनेचुरेशन पे। देन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको तो आप, ये प्रोटीन वाले चैप्टर की जान है, एंड दैट इज विटर आयन। इस पे क्वेश्चन हर बार आया है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ विटर आयन। इस बार भी सैंपल पेपर में था और मेन पेपर में भी आया था विटर आयन, ठीक है। सो विटर आयन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक। सो जो आपके प्रोटीन या अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जब सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो वो डाइपोलर आयंस की तरह बिहेव करते हैं। एक एच है जो घूमता रहेगा, सो दे विल एक्ट एज अ डाइपोलर आयन, दे विल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक्ट एज एन एसिड, other point of time they could be seen basic in nature. So that particular structure wherein ये continuous change होता रहता है H plus ion का, एक प्रोटॉन का, and since proteins are existing as both of them, so that I mean in dipolar form, ठीक, so that is called as विटर आयन। कैसे होता है देखो, ये रहा आपका अमीनो एसिड, ठीक है, यहाँ पे एक R लगा है, यहाँ पे NH2 है, और ये COH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। सो दिस इज ओके, दिस इज अंडरस्टूड, नथिंग वेरी डिफिकल्ट हियर। आप देखो यहाँ पे जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ये O और H, जो H है, ऑक्सीजन जो है हमेशा क्या है, उसका वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, और H को क्या करेगा, वो हमेशा H से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, धक्का मार देगा अपने पास से। ऑक्सीजन इज वेरी क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो व्हाट हैपेंस इज दिस हाइड्रोजन फाइंड्स अ शेल्टर हियर। जब वो इस फॉर्म में रहेगा, मतलब जब ये H अपनी जगह पे है, तो ये अमीनो एसिड है। जब ये H यहां से जाके NH3+ बना ले, मतलब एक जो H है वो जाके NH2 के साथ जुड़ जाए और बना ले क्या, NH3+, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज अ विटर आयन। ये कांस्टेंट शफलिंग होती रहती है जो OH वाला हाइड्रोजन है टुवर्ड्स द अमीनो ग्रुप, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर is called as a Witter ion. Okay, so amino acids are the most common examples of Witter ions. They are made up of an ammonium or amino group जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है, COH में। So Witter ion form of amino acid is given below, ये है आपके सामने। अब क्या प्रॉपर्टी होती है विटर आयन की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। सो विटर आयन की प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास एक हमेशा एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहेगा।
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक पीएच जब वो माइग्रेट नहीं करेगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, इट इज गोइंग टू रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड इट विल नॉट माइग्रेट आइदर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। वो पर्टिकुलर पीएच जिसपे आपका ये माइग्रेट ना करे, दैट इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ध्यान से सुनना, देखो मैंने बोला इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को पीएच की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस पॉइंट इज द पीएच वैल्यू, ये वो पीएच वैल्यू है जहां पे मॉलिक्यूल का चार्ज न्यूट्रल होगा, ना ही प्लस ना ही माइनस। सो एंड इट इज अफेक्टेड ऑफ कोर्स बाय द पीएच ऑफ इट सराउंडिंग एनवायरमेंट, ये सच है। सो क्या होगा, अगर आपका जो सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ पीएच में चेंजेस है तो इट कैन बिकम मोर चार्ज, इट कैन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, हो सकता है प्रोटॉन्स गेन कर ले, हो सकता है प्रोटॉन्स लूज कर ले, दैट डिपेंड्स। अगर तुमने उसको एसिडिक में रखा है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, बेसिक में रखा है तो अलग तरीके से। तो लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपका चार्ज जीरो है, आपका जो मॉलिक्यूल ये है अमीनो एसिड या जो आपका मॉलिक्यूल है, इट विल नॉट माइग्रेट टू आइदर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एट अ गिवन पीएच। ओके, ऐसा पीएच होगा जब आप अमीनो एसिड को रखोगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए या रखोगे किसी उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा के आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में it won't migrate to either of the electrode. That particular pH जिसपे माइग्रेशन नील है, जीरो है, that is called as isoelectric point. ये बात समझ आई या नहीं? So talking about enzymes, enzymes क्या होते हैं? Enzymes are actually, these are biocatalysts. Yes, you know कि catalyst का रोल क्या होता है? It accelerates the rate of a reaction without physically taking part in it. Similar is the role of enzyme being played in our body. They do not affect the reaction, they just alter the rate of the reaction in our bodies as well. Okay, so enzymes constitute a complex protein compounds, and these are produced by living beings. Okay, and these always catalyze chemical reactions taking place in the bodies of living beings. Non-proteinaceous compounds enhance the activity of certain enzymes and are known as coenzymes. Coenzymes are substances which again, जैसे हमारे कैटलिस्ट में क्या होता था, we had promoters, right, and inhibitors. ऐसे इसमें क्या होता है, या पॉइजन बोलो, कैटलिस्ट पॉइजन और कैटलिस्ट प्रोमोटर. So similarly, there are certain inorganic ions like manganese, magnesium, potassium, sodium, zinc, cobalt. Okay, these actually enhance the activity of enzymes, right? So endoenzymes act in the same cell. This will not be asked to you, bio का है. Exoenzyme outside the cell. So endoenzyme within the same cell, exoenzyme बाहर से जाके act करेगा. Not for you basically. Now characteristic features of enzymes क्या होते हैं? They increase the rate of reaction, right? This we know. Then enzymes are very specific. देखो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है स्पेसिफिसिटी का between an enzyme and a catalyst. Catalyst, same catalyst like iron or maybe manganese can be used for maybe multiple reactions, but enzymes are very 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 specific in nature. Same enzyme you cannot use everywhere in all the reactions. Okay, so यूरियस जैसे है वो हाइड्रोलिसिस यूरिया का करेगा, मिथाइल यूरिया का नहीं करेगा. सो ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं. ये these are highly affected by the rise in temperature, and if you let's say increase the temperature by 20 to 30 degrees Celsius, that's okay, but beyond that if you increase they will again have denaturation. जैसे प्रोटीन denature होता है ना, the structure of protein gets altered. In a similar fashion of enzymes also would vary. Am I clear? Now coming to pH of the medium, again the pH is also affecting the activity of the enzyme because ultimately they are proteins. If you are increasing the pH or decreasing the pH beyond a certain level, they will have, it will cause a negative impact on the enzyme. ठीक? So concentration usually जब diluted होता है तो ज़्यादा active रहते हैं. Amount of enzyme, it is required very small, in very very small amounts, and certain substances like enzyme inhibitors, just like we have inhibitors or poisons for catalysts, similarly some substances will act as inhibitors for the enzyme also. Okay, and mechanism कैसे होता है, enzyme जाता है substrate से combine करता है, complex बनाता है intermediate जिसको हम कहते हैं क्या, enzyme substrate, and then the product is formed and you get enzyme activated complex बाहर. ठीक है. कमिंग टू न्यूक्लिक एसिड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है.
इससे भी बहुत फिक्स क्वेश्चंस ही आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेगा आपसे वो एग्जामिनर। चलो, न्यूक्लिक एसिड्स आपको पता है, these are actually one of the most essential components found in living beings. न्यूक्लिक एसिड्स आपको पता है हमारे डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट डीएनए इज आल्सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, ऑल लिविंग बींग्स का, they all have this nucleic acid. It is composed of nucleic acids entirely. Why are they called nucleic acids? Because they are found in the nucleus of the cell. Okay. So nucleic acid के लिए आपको important terms क्या क्या है, बहुत डिटेल नहीं पूछेगा। I'll tell you what all can be asked. You have nucleotide. Nucleotide होता है, nucleoside होता है, tell you. तो nucleotides क्या होते हैं? Nucleotides में होता है 5 कार्बन की शुगर, पेंटोस शुगर, it is called pentose sugar. Plus you have a nitrogenous base. एक नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है, पिरिमिडीन, सॉरी ये थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, कुछ भी हो सकता है, टेल यू। देन वी हैव इट कुड बी 1,3 फॉस्फेट ग्रुप्स। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं, एक होगा 5 कार्बन की शुगर और एक होगा नाइट्रोजनस बेस। ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। पेंटोस शुगर क्या होती है, पेंटोस शुगर जो है वो राइबोस हो सकती है और डीऑक्सीराइबोस हो सकती है। डीऑक्सीराइबोस का मतलब है कि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। और राइबोस से सिर्फ सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन लगा, ऐसे हम बना रहे थे ना शुगर का स्ट्रक्चर पेंटोस का। तब नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरिन्स, जिसमें होती है 2 रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, जो है एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन बेसिस, ठीक। एंड पिरिमिडीन बेसिस होते हैं तुम्हारे थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। So the bases, basically bases होते हैं 4, A, T, C, G. So adenine pairs up with thymine always, AT. Cytosine pairs with guanine. So एक तुम देखोगे तो प्यूरिन होगा, एक पिरिमिडीन होगा, तो जब कंबाइन होगा तो एक प्यूरिन, एक पिरिमिडीन, एक प्यूरिन, एक पिरिमिडीन ऐसे होता है। So pyrimidine bases are thymine and cytosine, ठीक है, TC. And purine bases are your adenine and guanine. Now, जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, तो जब पेयरिंग होती है ना, तो एटी, हाँ ऐसे एटी, सीजी, सीजी, जीसी, कुछ भी हो सकती है, ऐसे पेयरिंग होती है। Whenever you we say कि ना डीएनए सीक्वेंसिंग जो होती है ना, इसे डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। And this is unique for every individual. No two individuals would be having the same DNA. कुछ पोर्शन सिमिलर हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी एक्वायर्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हो सकता है मेरे डीएनए का थोड़ा पार्ट मेरे डैड से मिल जाए, थोड़ा पार्ट मेरी मॉम से मिल जाए, सेम फॉर यू ऑल, बट द एंटायर डीएनए वुड नॉट बी सिमिलर टू आइदर ऑफ माय पेरेंट्स, और मेरे सिबलिंग से भी मैच करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंसिंग। लेकिन ये जो बेसिस आपस में जुड़ते हैं, हमेशा एक पिरिमिडीन होता है, एक प्यूरिन होता है। सो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स अप विद थायमिन एंड गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन, ठीक है। सो ये बात हो गई बेस की पेयरिंग की, पूछा नहीं जाएगा, दिस अ पार्ट ऑफ बायो, नॉट फॉर यू, बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली। नाउ इन केस ऑफ आरएनए ये पूछा जा सकता है। आरएनए के केस में ना जो ये है थायमिन, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। इन आरएनए यू डू नॉट हैव थायमिन, उसमें जो पेयरिंग होती है एटी, ये जो है ना एटीसीजी, उसमें क्या होती है एयूसीजी। सो यूरेसिल होता है वहां पे इन प्लेस ऑफ थायमिन, ओके। नाउ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ए एंड टी, ऐसे लगे होते हैं, और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन सी एंड जी, ठीक है। ये हो गई बेस की बात। उसके बाद आता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नाउ राइबोन्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फेट यूनिट, राइबोस शुगर जो हम बात कर रहे हैं, 1 बेस यूनिट फ्रॉम एसी, एजीसी और यू, ये सारा है। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, फॉस्फेट यूनिट होगा, डीऑक्सीराइबो शुगर होगी, 1 बेस होगा एटीसीजी। नाउ यहीं पे मैं बोल रही थी, जब आरएनए आता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है ना आरएनए, तो उसमें टी इज मिसिंग, आई टोल्ड यू, टी की जगह क्या होता है यूरेसिल। इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यू हैव एटीसीजी, सेम, ठीक है। नाउ न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस के साथ अगर एक बेस यूनिट है, मतलब कि आपका ये नहीं हो जिसमें क्या बोलते हैं आपका फॉस्फेट, सॉरी, अगर फॉस्फेट यूनिट मिसिंग है
तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. ठीक है. Ribonucleotide, deoxyribonucleotide and ribonucleoside is when the phosphate is missing. Okay, phosphate unit. तो अभी ये बेसिक्स हो गए. अब बात करते हैं डीएनए. नाउ इसमें डिफरेंसेस कभी कभी पूछ लेते हैं. See, they will not ask you things which are already covered in bio वाला पार्ट या बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट. नेवर. They will ask you whatever is required. बहुत ही बेसिक्स आते हैं इस चैप्टर से. तो न्यूक्लियो, अब बात करते हैं डीएनए आरएनए की. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. टाइड है ये, मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप है. प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स हैविंग नो न्यूक्लियस एंड इन वायरसेस हैविंग नो सेल्स. मतलब सब में ही मिलता है, एवरीवेयर इट इज फाउंड. सो डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज और बेसिस होंगे ATCG. और आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें भी होगा फॉस्फोरिक एसिड, राइबोस और बेसिस होंगे AT की जगह ACGU. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. आपको पता है ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. ईच चेन फॉर्म अ राइट हैंडेड हेलिकल स्पाइरल विथ 10 बेसिस इन 1 टर्न ऑफ द स्पाइरल. मतलब ये जो एक टर्न होगा इसमें कितने बेसिस होंगे? 10 बेसिस होंगे एक टर्न में. ठीक. The 2 chains coil to double helix and run in opposite direction. These are held together by hydrogen bonding. पता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. एक A और T के बीच में 2 और C और G के बीच में 3. ठीक है. This was given by Watson and Crick. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो, Watson and Crick ने दिया था. काफी शोहरत मिली थी उनको इसके बाद. So this is about DNA. Now in these notes I have not added the vitamins here. For vitamins and minerals, the diseases caused by vitamins, their sources. I'll send you a separate sheet. Easy सा. So structure of RNA. RNA में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का. और ये कैसे होते हैं? राइट हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन लेते हैं. 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आरएनए बनाते, कोई नहीं पूछता. और ये कभी कभी क्या करता है, डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है, मैच हो जाता है. ठीक है, जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ जाता है. अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग रूल्स, G pairs with C, as I told you, A pairs with U or T. ठीक है. So the paired strands in RNA or RNA DNA are antiparallels as in DNA, not required for you. So this is the structure. Structure will also not be asked. ठीक है. RNA कितने तरीके के होते हैं? We are basically, ये आप देख लो, mRNA जो होता है जिसे हम मैसेंजर RNA कहते हैं, न्यूक्लियस में होता है. ठीक है. सारी इंफॉर्मेशन को ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेके जाता है. सो एंटायर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग RNA. आपने बहुत सुना होगा ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, RNA had havoc, है ना, कोविड का. एंड ट्रांसफर आरएनए इज सॉल्युबल या एडॉप्टिव आरएनए. इसमें क्या होते हैं? एसआरएनए और टीआरएनए होते हैं. इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. इट्स फंक्शन इज टू कलेक्ट अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये इसका काम होता है. मैसेंजर होते हैं और टीआरएनए एसआरएनए, दे आर ट्रांसफर आरएनए. नाउ फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के? दे डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड दे ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर. चलो, तो बेसिकली जो वाइटामिन आपको पता है नाम उनके होते हैं A, B, C, D, E, K. एंड बी में बहुत तरीके के होते हैं. B1, B2, B6, B12. बी के बहुत सारे होते हैं. सो इन दिस some vitamins would be soluble in fat and some would be soluble in water. So vitamins क्यों जरूरी होते हैं अपनी बॉडी में? बहुत सारे रिएक्शंस को ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं vitamins. And also they, आपकी बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, they keep you protected from diseases. And of course the different organs require some or the other vitamin for their proper growth and functioning. तो इनमें जो vitamins होते हैं आपके A, D, E, K. So A, D, E, K. These are fat soluble vitamins. मतलब के ये क्या होंगे? फैट में सॉल्युबलाइज होंगे. मतलब दे विल नॉट डिसॉल्व इन एक्वस मीडियम. और जो विटामिन होता है बी और सी, दीज आर वाटर सॉल्युबल, दीज डिसॉल्व इन वाटर. ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. ना उसमें से अपने को देखना क्या है? वी हैव टू टॉक अबाउट द सोर्सेज एंड द डिजीजेस एसोसिएटेड विद इट. सो आपको पता है ए के जो सोर्सेज होते हैं, विटामिन ए के सोर्सेज, दिस इज समथिंग वेरी एलिमेंट्री टॉपिक.
ए के सोर्सेज क्या होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, ऑल दीज आर सोर्सेज। और अगर विटामिन ए कम हो गया तो पर्सन कैन सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, राइट? दैट इज द डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इनकी कमी से क्या होती है? इनकी कमी से होती है अपने को डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो ए अगर आपकी डाइट में नहीं है तो यू माइट सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, देन बी। अब बी के तो बहुत ही सारे हैं। बेसिकली आपके मसल के सारे फंक्शंस जो होते हैं, कई जगह पे ये थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, क्या बोलते हैं, आपके बोन्स के स्मूथ मूवमेंट को भी। सो जितना भी मसल से रिलेटेड जो भी काम है सारा कौन कर रहा है? बी कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज अनदर वन। उसके बाद इसके सोर्सेस क्या है? सारे मिल्क प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको बी मिलेगा, बी के। एंड पीपल हु कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड, उनके लिए बी विटामिन लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पीपल हु आर मोर ऑफ, आई मीन पीपल हु आर वेजिटेरियन, दे हैव डिफिकल्टी क्योंकि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लेने पड़ते हैं, ठीक। सी की बात करूं, सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, आपने बहुत सुना होगा कोविड के टाइम्स पे। सो सी इज यूजुअली you get from star things like citrus fruits or lemons, oranges, right? ये क्या बोलते हैं, grapefruit, that is mosami, right? So you get it from all the citrus fruits. Amla, strawberries, all have vitamin C. Your bell peppers. Okay. Now what happens is कि ये एक fat soluble vitamin है और ये गर्म टेम्परेचर पे, थोड़ा भी टेम्परेचर हुआ तो ये तुरंत क्या होता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। Therefore, over cooking of vegetables should not be done, especially अगर आपने ये बनाया है बेल पेपर, आई मीन दैट्स कैप्सिकम, ये सब अगर आप बना रहे हो तो इनको गर्म नहीं ज्यादा करना चाहिए, हीट नहीं करना चाहिए, बिकॉज विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल, इट इवेपोरेट्स फ्रॉम द फूड, सो द फूड इज डिवॉइड ऑफ द विटामिन। कमिंग टू विटामिन डी, डी बहुत इंपॉर्टेंट है बोन की फंक्शनिंग के लिए। डी के बिना आपकी बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल दे डू नॉट लैक कैल्शियम इन देयर डाइट, दे लैक विटामिन डी इन देयर डाइट। सो अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता कैल्शियम का। सो विटामिन डी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, एंड यू गेट इट नेचुरली भी आपकी बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है सनलाइट में, ठीक है। थोड़ा मॉर्निंग का अच्छा वाला सनलाइट इज गुड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, स्किन सिंथेसाइज करती है आपकी। ओके, देन ई एंड के, दीज आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड हेयर, गुड स्किन, ओके। एंड ई के जो है दोनों मिलते हैं खूब इन अबंडेंस, यू विल फाइंड इन के इज यूजुअली फाउंड इन योर सी फूड एंड ऑल। और ई जो है ये मिलता है आपको फिश लिवर में, कॉड लिवर ऑयल जो होता है दैट इज वेरी रिच इन ए एंड ई। सो दीज टू विटामिन्स आर फाउंड इन कॉड लिवर ऑयल। कॉड इज अ फिश, उसकी लिवर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट ए एंड ई। ओके, सो आई विल सेंड यू अ डिफरेंट, आई मीन वन पेज का एक डायग्राम है, आई विल सेंड यू फॉर द डिफिशियंसी सोर्सेज ऑफ विटामिन, एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन रिलेट विद योर रियल लाइफ, बहुत इजी है। शैल वी डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द बोर्ड। डेफिशिएंसी डिजीजेस इंपॉर्टेंट है, सबके पूछते हैं, ठीक है। जैसे ए का मैंने बोला नाइट ब्लाइंडनेस है, बी में मसल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं अच्छे होते, ओके। देन यू हैव ये क्या बोलते हैं, सी से स्कर्वी होता है, दैट इज ब्रीथिंग कम्स। सो डेफिशिएंसी डिजीजेस आर ऑलवेज आस्क्ड, ओके। Try these 3 questions, we'll discuss. Let me see. तो पहला टेस्ट क्या है? कन्वर्ट करना। देखो बहुत आसान है, जो रेचल ने बोला कि यू टेक ग्लूकोज, ओके, यहाँ पे ग्लूकोज ले लो, ठीक। इसमें क्या करना है, अपने को डालना है, ऑक्सीडेशन करवा दो उसका यूजिंग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड आल्सो, अल्कोहल आल्सो, इट विल ऑक्सीडाइज इट इनटू सैक्रिक एसिड, ठीक है। So this is saccharic acid. I don't think so there would be a difficulty, but this question is asked many times. Okay, और reaction bromine water वाला भी पूछा जाता है बहुत बार. Okay, so this is it. उसके बाद पूछा है how would you distinguish between sucrose?
कुछ नहीं करना है, टॉलरेंस रिएजेंट डालना है, ग्लूकोज इज गोइंग टू रिड्यूस इट एंड सुक्रोज वोंट रिड्यूस इट, सो यू विल गेट सिल्वर मिरर इन केस ऑफ ग्लूकोज. दैट इज द टेस्ट. आप इक्वेशन चाहे तो लिख सकते हो. अगेन टेक ग्लूकोज. टॉलरेंस रिएजेंट डाल दो, you will get plus 2 Ag. यही क्या देगा आपको? This will give you silver medal. This is the test for glucose and sucrose. If you perform the same test for sucrose, you will not get silver medal. Okay? This is a demarcating test between glucose and sucrose. Okay. Next question was to differentiate between globular and fibrous protein. As the name suggests, fibrous and globular. Fibrous, they possess thread-like structure. Fibers के जैसा, fibers you know ना? So they possess thread-like structures, the fibrous proteins, okay? And globular, they possess folded spheroidal structure. Okay. Now fibrous, they are insoluble in water. And globular are soluble in water. ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में.